जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं जो मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा ऑनलाइन निशुल्क जो आपकी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है सर, बोरलॉग टेस्ट सीरीज। उस टेस्ट सीरीज का जो 7वां टेस्ट हुआ था साथियों, उसके रिजल्ट की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इस टेस्ट की आंसर की भी अपन आज चर्चा करने वाले हैं, जो विश्लेषण करने वाले हैं इस टेस्ट सीरीज में आए हुए क्वेश्चन का। तो सबसे पहले साथियों, इस टेस्ट सीरीज के जो 7वां टेस्ट हुआ है उसके अंतर्गत टॉप 3 में आने वाले इन विद्यार्थियों को मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने जो अपना कठिन परिश्रम और लगातार जारी जो हार्डवर्क किया है, जो कठिन मेहनत की है इन्होंने, उसी का परिणाम है साथियों कि इन्होंने ये रैंक हासिल की है। फर्स्ट रैंक पे कासनिया जी 93% के साथ, सेकंड पे अंकित कुमार जो 90% के साथ, और तीसरी रैंक हासिल की है सुनीता ने 85% के साथ। तो साथियों, इनका परिश्रम है जो आज इन्होंने इस स्लाइड पे अपना नाम लिखवाया है। तो आप भी अपना नाम लिखवा सकते हैं, आप भी अपना परिश्रम जारी रखिएगा। नेक्स्ट टेस्ट में जब अपन बात करेंगे आंसर की तो मे भी आपका किसी का नाम भी इस स्लाइड पे जरूर होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको मेहनत करनी है, और यही मेहनत जो लगातार अपन कर रहे हैं, इसी का ही परिणाम होगा कि अपन को सफलता हासिल हो जाएगी। तो साथियों, जो नया साथी ये वीडियो देख रहा है या जो भी नया साथी इस टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहता है, वो क्या करे, उसको क्या करना है, मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा जो ये निःशुल्क टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसमें भाग लेने के लिए उसको एक व्हाट्सएप नंबर अपन बता रहे हैं साथियों, 94 627 51 501। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम के साथ मैसेज करना है उसे, और उसे स्वतः ही क्या है, इस निःशुल्क टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप के अंतर्गत ऐड कर दिया जाएगा। तो आपको इस नंबर पे 94 627 51 501 वाले नंबर पे क्या है, नाम के साथ मैसेज करना है कि आपको टेस्ट सीरीज में जोड़ दिया जाए। चलिए साथियों, बात करते हैं 7वें टेस्ट के प्रथम क्वेश्चन की। बात करें अपन तो प्रथम जो आपका प्रश्न रहा था, भी कैंडी बनाने हेतु चीनी की सांद्रता होनी चाहिए। तो चीनी की सांद्रता कितनी रखी जाती है जब कैंडी का निर्माण करते हैं? उसमें चीनी की जो सांद्रता रहती है साथियों, वो रहती है 75 से 80% तक। और एक ही डाटा अगर अपन बात करें तो डायरेक्टली याद रखना 75% क्या है आपका, जो चीनी की सांद्रता इसमें रखी जाती है। अब कैंडी में आप ध्यान रखना साथियों, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, कैंडी होती क्या है, आपने देखा होगा आगरे का पेठा। आगरे का पेठा, तो आगरे का पेठा क्या है साथियों, एक कैंडी है। उसके अलावा बात करेंगे अपन, बेर की भी क्या बनाई जाती है साथियों, कैंडी बनाई जाती है। तो ये कैंडी के एग्जाम्पल रहते हैं। एक ऐसा पदार्थ जो लगभग अपन बात करेंगे ज्यादातर क्या होता है, शुगर या चीनी से आपका क्या है, पूरा घुला होता है, तो वो आपकी कैंडी होती है। उसके बाद चलते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षक पदार्थ नहीं है? परिरक्षक पदार्थ क्या होता है साथियों, जो फूड प्रिजर्वेशन में जब अपन इनका यूज करते हैं तो ये उस पदार्थ को क्या है, लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। तो पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन से परिरक्षक पदार्थ का अपन प्रयोग करते हैं, और इन जो 4 आपके पास ऑप्शन देंगे इनमें से कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले बात करें अपन साथियों, सिरके की बात करें तो जो सिरका है इसे अपन टमाटर सॉस के अंतर्गत यूज करते हैं साथियों। तो सिरके का प्रयोग किसमें करते हैं, टमाटर सॉस में सिरके का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, परिरक्षक की 2 विधियां होती हैं साथियों, एक तो स्थायी विधि होती है और एक अस्थायी होती है। एक क्या होती है, स्थायी विधि होती है और एक अस्थायी। इन दोनों में अपन बात करें तो आपके 3 मृदु प्रतिरोधी पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। अब कौन से रहते हैं वो पदार्थ, उनकी बात कर लेते हैं। एक तो साथियों आपका क्या रहता है, नमक रहता है जिसका अपन प्रयोग करते हैं। नमक के बाद अपन बात करें तो शुगर की बात कर लेते हैं साथियों, और शुगर के बाद लास्ट अपन सिरके की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सिरका की बात करते हैं। तो ये 3 आपके क्या है, मृदु प्रतिरोधी पदार्थों का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है अस्थायी और स्थायी रूप से।
यहां अपन सिरके की बात कर चुके हैं भी। सिरका जो यूज होता है ये किसमें, ये यूज होता है आपका टमाटर सॉस में। अस्थायी रूप से इसकी मात्रा की बात करें तो 0.5 से 1.5% तक यूज करते हैं, और स्थायी रूप से इसको कितना 2% तक इसका स्थायी रूप से प्रयोग करते हैं। ये सिरके की मात्रा रखी जाती है परिरक्षक पदार्थ के रूप में। वहीं अपन शुगर की बात करें साथियों तो अस्थायी रूप से तो 42 से 50% तक मात्रा रखते हैं, और वहीं स्थायी पे चले जाएं तो स्थायी पे ये मात्रा 65 से 70% तक हो जाती है। नमक की बात कर लें तो अस्थायी रूप से 6 से 8%, और वही स्थायी रूप से बात करें तो 15 से 20% तक अस्थायी रूप से इसका प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों परिरक्षक पदार्थ रहते हैं। तो सिरका भी आपका है, नमक भी है, चीनी भी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। यानी कि जो साइट्रिक अम्ल है ये परिरक्षक पदार्थ नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपन अचार में नमक के कितने प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए। अब देखिएगा अभी अपन पिछले क्वेश्चन में ही बात करके गए थे भी परिरक्षक पदार्थ के रूप में अस्थायी और स्थायी रूप से नमक का प्रयोग करते हैं। अस्थायी रूप से 6 से 8% और स्थायी रूप से 15 से 20%। तो इसके अंतर्गत जो डाटा मिलता है साथियों वो आपका ये मिलेगा 15 से 16%। तो आपसे पूछा जाए अचार में नमक का कितने प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए तो 15 से 16%। उसके बाद क्वेश्चन है साथियों, सब्जियों का डिब्बाबंदी से पहले उबलते पानी यानी कि बॉइलिंग वाटर या भाप से उष्माउपचार के बाद शीतलन कहलाता है। यानी कि करते क्या जब अपन वेजिटेबल की कैनिंग करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, वेजिटेबल की कैनिंग के पहले उस वेजिटेबल को क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर लगभग अपन बात करेंगे 85 से 90%, कितना साथियों 85 से 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या किया जाता है, इतना टेम्परेचर रखते हैं अपन। इस टेम्परेचर पर आप क्या करते हो साथियों, इस टेम्परेचर पर 2 से 5 मिनट तक 85 से 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 2 से 5 मिनट तक क्या करते हैं, उस बॉइलिंग वाटर में क्या करते हैं, उसका बॉइल करते हैं। उस जो सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया और फिर उसे ठंडा कर लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, ब्लांचिंग के नाम से जाना जाता है। तो ब्लांचिंग के लिए टेम्परेचर कितना होगा 85 से 90 डिग्री सेल्सियस और टाइम कितना होगा 2 से 5 मिनट तक। राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान स्थित है, तो ये कहां पे है, ये आपका हैदराबाद में साथियों, कहां पे आपका हैदराबाद में, ठीक है। और इसको ध्यान रखना है भी इसकी स्थापना कब होती है, तो इस संस्थान की स्थापना होती है 1987 में। कब 1987 में, 7, 8, 9 में ना। तो राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान, जिससे शॉर्ट फॉर्म में अपन मैनेज के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, मैनेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना साथियों, इसके अंतर्गत इसकी स्थापना 1987 में होती है जो हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं भारत में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम आरंभ हुआ, यानी कि लैब टू लैंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, लैब टू लैंड प्रोग्राम। तो लैब टू लैंड प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था साथियों वो होता है 1979 में। 1979 में इसकी शुरुआत की जाती है। ये आईसीआर के द्वारा स्टार्ट किया गया। जब आईसीआर का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन चल रहा था, वो ईयर चल रहा था, गोल्डन जुबली मना रहे थे वो, उसी ईयर के अंतर्गत अपन बात करेंगे 1979 में उन्होंने क्या है, प्रयोगशाला से खेत यानी कि लैब टू लैंड प्रोग्राम स्टार्ट किया था। इसका उद्देश्य क्या रहता है, इसका उद्देश्य था भी जो रिसर्च सेंटर है आपके वहां पे वैज्ञानिक लैब के अंतर्गत या प्रयोगशाला में जो रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ बात करें जो यूनिवर्सिटियों में रिसर्च की जा रही है, उन रिसर्च को फील्ड तक ले जाना यानी कि लैंड तक ले जाना, खेत तक ले जाना, ये कार्यक्रम का उद्देश्य था। और इसका एक और उद्देश्य क्या रहता है भी जो वीकर सेक्शन यानी कि अपन ये कहते हैं या तो SC ST वाले कहते हैं, जो ऐसे फार्मर हैं जिनके पास या तो जमीन कम है या जमीन है ही नहीं, उनको कैसे, उनको आर्थिक स्थिति उनकी कैसे मजबूत की जाए है, किनके माध्यम से, नवाचार के माध्यम से। नवाचार कौन सा,
एग्रीकल्चर से संबंधित जो नवाचार रहता है, जो रिसर्च की जा रही है साइंटिस्ट के द्वारा, उनको सीधे सीधे क्या है उन फार्मर्स तक पहुंचाया जाए, उसके लिए ही आपका लैब टू लैंड प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1979 में। उसके बाद बात करते हैं दूरदर्शन, मेला, रेडियो ए प्रदर्शनी माध्यम है किसके हैं? समूह संचार के, छोटा एरिया हो जाएगा। समुदाय संचार के, ये भी छोटा है। व्यक्तिगत तो ये हो ही नहीं सकता, रेडियो व्यक्तिगत नहीं है, तो ये किसका रहता है? जन संसार का, या जिसे आप क्या कहते हो, मास डेमोन्स्ट्रेशन कहते हो। मतलब बड़े स्तर पर अगर आपको क्या करना है, प्रचार प्रसार करना है, तब इन चीजों का यूज किया जाता है। दूरदर्शन, मेला है, रेडियो है, तो इसमें बहुत बड़े स्तर पर होता है, इसीलिए किसका माध्यम रहता है? जन संचार का माध्यम रहता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम क्यों करते हैं अपन? आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता के आधार पर ही इसका कार्यक्रम का आयोजन करेंगे अपन। सुनियोजित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और मूल्यांकित होना चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी चीजें होती हैं तभी अपन प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद कौन सा समूह संपर्क विधि नहीं है? संपर्क विधि नहीं है। प्रदर्शन में संपर्क कर सकते हैं अपन, भी आपने देखा होगा ना, कई बार क्या करते हैं, जैसे नया कोई सीड निकाला है या नई कोई वैरायटी निकाली है, तो उसका प्रदर्शन किया जाता है जिससे आप लोगों से संपर्क साध सकते हैं। सिंपोजियम, सिंपोजियम क्या होता है साथियों? ये होती है संगोष्ठी। क्या होती है? संगोष्ठी। ठीक है, तो संगोष्ठी के अंतर्गत भी अपन क्या करते हैं? किसानों के साथ सीधा संपर्क कर सकते हैं। कार्यशाला में भी हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है क्या? फिल्म। तो समूह संपर्क विधि कौन सी नहीं है? फिल्म नहीं है, ये संपर्क विधि नहीं है। अभी ट्रेंड में चल रहा है ना पुष्पा 2 मूवी, आपने देखा होगा। क्या आप अल्लू अर्जुन से संपर्क कर सकते हो क्या डायरेक्टली? हाँ सर, हम तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। मतलब फिल्म क्या है? ये संपर्क विधि नहीं है, ये अपन एक तरफा आपको चीजें बताई जा रही है ना। तो संपर्क विधि क्या होता है? प्रदर्शन, संगोष्ठी या कार्यशाला, जिससे क्या है बताने वाला और सुनने वाला आपस में संपर्क कर सकते हैं। ये फिल्म में ये चीज नहीं होती, तो इसका राइट आंसर फिल्म हो जाएगा। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन की प्रभावशीलता निर्भर करती है किस पर? केवल विचारों की स्पष्टता पर, विचारों की स्पष्टता पारस्पर की मनोदशा पर, या केवल पारस्परिक मनोदशा? नहीं साथियों, तो ये दोनों ही चीजें हो जाएंगी। विचारों की स्पष्टता भी होनी चाहिए और पारस्परिक मनोदशा भी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। उसके बाद बात करते हैं अपन पोस्टर के एबीसी का अर्थ क्या होता है? एबीसी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी साथियों। एबीसी वाला क्या होता है? ए का मतलब होता है अट्रैक्टिव। क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव होता है। बी का मतलब होता है ब्रीफ। क्या होता है? ब्रीफ। और सी का मतलब होता है क्लियर। क्या होता है? क्लियर। अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक हो जाएगा, तो आकर्षक तीनों में आ रहा है। दूसरा ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त, तीनों में आ रहा है। और क्लियर का मतलब क्या होता है? स्पष्ट होता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा साथियों, आकर्षक, संक्षिप्त और स्पष्ट। यानी कि ए का मतलब अट्रैक्टिव है, बी का मतलब ब्रीफ है और सी का मतलब क्लियर होता है। ये एबीसी वाले पोस्टर का मतलब होता है साथियों। उसके बाद बात करते हैं नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि है, यानी कि ऐसी विधियां जो प्रोजेक्ट के द्वारा संचालित नहीं होती। तो चलचित्र ये तो प्रोजेक्ट के द्वारा ही है आपका, स्लाइड भी आपका सेम ही है, कठपुतली रखने, फिल्म भी आपका सेम है। तो कठपुतली में कोई प्रोजेक्ट होता है क्या? बिल्कुल नहीं ना। कठपुतली तो हाथों के द्वारा जो चलाई जाती है ना, तो इसमें आपका कोई भी प्रोजेक्ट का नहीं होता। तो इसने पूछा क्या है? नॉन प्रोजेक्ट अध्ययन विधि, स्टडी विधि, तो कौन सी हो जाएगी? कठपुतली हो जाएगी आपकी। उसके बाद चलते हैं अपन साथियों, कौन एक कम्युनिकेशन का आधारभूत कार्य नहीं है? सूचना देना बिल्कुल रहता है, निर्देश भी होगा, प्रोत्साहन भी होगा, इसमें आज्ञा नहीं होगा साथियों। कम्युनिकेशन में कभी आज्ञा नहीं होता ना, कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस होता है, तो वो तो वन वे हो गया ना, तो ये सारा इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व नहीं है? यानी कि केवीके होता है, यहां अपन बात करेंगे भी केवीके का काम क्या है। तो केवी का आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, बिल्कुल साथियों बात करेंगे, देता है ये। ठीक है, भी केवीके के अंतर्गत आपने देखा होगा समय समय पर संगोष्ठी की जाती है, कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें क्या किया जाता है? नवाचार के लिए किसानों को प्रेरित किया जाता है।
और किसानों को नई नई टेक्निक सिखाई जाती है। तो वो क्या हो गया, उनको आवश्यकता है, उस पे आधार पर उनको क्या है, प्रशिक्षण दिया जाएगा। व्यवसायिक प्रशिक्षण बिल्कुल जो कमर्शियल रूप से फार्मिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आपने फिशरीज का सुना होगा, ठीक है, भी कोई मछली पालन करना चाहता है, कोई मधुमक्खी पालन करना चाहता है, तो उसकी जो नई विधियां हैं, नई टेक्निक के बारे में केवीके वाले आपको बताते हैं। कौशल सामूहिक प्रशिक्षण भी आप में क्या है, नॉलेज भी बढ़ाते हैं। आधारभूत अनुसंधान, तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों, आधारभूत अनुसंधान नहीं होता केवीके में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये तीनों चीजें आपकी केवीके में होती हैं। अब केवीके से संबंधित आपको कुछ बातें और भी ध्यान रखनी है। क्या बातें ध्यान रखोगे, जैसा कि बात करते हैं जो केवीके है, जो पहला केवीके है, यहां बात करें प्रथम केवीके है, प्रथम केवीके की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 21 मार्च 1974 के अंतर्गत। कहां पे, पांडुचेरी के अंतर्गत, आपको ध्यान रखना है ना। तो पहला जो केवीके रह जाता है उसकी स्थापना 21 मार्च 1974 में होती है। भारत में प्रसार शिक्षा के पिता के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया। तो फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया कौन है, के.एन. सिंह माना जाता है। और ध्यान रखना, जेसी लेगांस या जिसे अपन जेपी लेगांस के नाम से जानते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। तो अगर आपसे सीधा पूछ लिया जाए साथियों, सीधा पूछ लिया जाए भी एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा के पितामह कौन है, तो जेपी या जेसी लेगांस रहते हैं। और पूछ लिया जाए भारत में एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर कौन है, तो के.एन. सिंह रह जाएंगे ना, आपको ये रखना है। एक और रहता है डेमोन्स्ट्रेशन, फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के, और फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का आपसे अगर पूछ लिया जाए तो डॉक्टर सीमान ए कैनैप रहता है, ठीक है। कौन रहेगा, डॉक्टर सीमान ए कैनैप रहता है साथियों, ठीक है। तो ये क्या है, ये फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का रहता है, ठीक है। तो किसका रहेगा, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का, डेमोन्स्ट्रेशन का। तो ये इसका सीमान ए कैनैप उसका रहता है। और भारत में पूछे तो के.एन. सिंह, और डायरेक्टली पूछ ले तो जेसी लेगांस रहेगा आपका। उसके बाद चलते हैं विस्तार कार्य की बेसिक यूनिट क्या होती है, तो बिल्कुल साथियों परिवार यानी कि फैमिली इसकी बेसिक यूनिट मानी जाती है। उसके बाद नए क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो किस प्रकार के प्रसार तरीके को बोलने व दिखने वाला कह सकते हैं, कौन सा है जो बोलता भी है और दिखता भी है। पोस्टर, पोस्टर में ऐसा है क्या, पोस्टर दिखता ही दिखता है, बोलता तो नहीं है। रेडियो सिर्फ बोलता है, दिखता नहीं है, मतलब कौन बोल रहा है ना, दोनों ही चीजें होंगी। कैंपेन, कैंपेन क्या होती है, कैंपेन आपने देखा होगा ना, जैसे आजकल क्या है, चुनावों का माहौल होता है, तो चुनावों में क्या करते हैं, लोग जाते हैं कैंपेन करने, बोलते हैं भी, और कौन बोल रहा है वो दिख भी रहा है आपको, ठीक है। तो ये चीज मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंपेन हो जाएगा, जो बोलने में दिखने वाला रहता है। उसके बाद बात करें इनमें से कौन सा श्रव्य व दृश्य वाला प्रसार साधन है, यानी कि कौन सा ऑडियो विजुअल है, कौन सा ऑडियो विजुअल है, ठीक है। ऑडियो विजुअल की बात करते हैं तो ऑडियो विजुअल कौन सा रहता है, टैप रिकॉर्डर, छोटा सा था वो, क्या है, सिर्फ ऑडियो रहता है साथियों। ड्रामा, ड्रामा बिल्कुल है। रेडियो सिर्फ ऑडियो है, तो ये भी क्या है, ऑडियो हो जाएगा। टैप रिकॉर्डर भी ऑडियो हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड क्या है, ये सिर्फ विजुअल हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड का भी बोलता तो नहीं है ना, ये रह जाएगा। तो इसमें इसमें जो ड्रामा रह जाता है, ड्रामा में आपने आपने देखा होगा जो ड्रामे में पार्टिसिपेट करते हैं वो बोलते भी हैं, और उनका जो कलाकृति है वो आपको दिखती भी है। तो ये ऑडियो विजुअल का एग्जाम्पल रह जाता है। उसके बाद बात करते हैं कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के, यानी कि टोटल सॉल्युबल सॉलिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या कहते हैं, टीएसएस। तो टीएसएस को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सब्जियों की डिब्बाबंदी की जाती है, जब सब्जियों की डिब्बाबंदी करते हैं तो उसमें ब्राइन का प्रयोग करते हैं, यानी कि आप ध्यान रखना, सब्जियों की डिब्बाबंदी करते हैं ना, तो उसमें क्या है, 2% नमक के घोल का प्रयोग किया जाता है साथियों। 2% नमक के घोल का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना जब भी आपका क्या सब्जियों की डिब्बाबंदी की जाती है। एक क्वेश्चन और बनता है साथियों यहाँ पे भी, जब अपन क्या करते हैं फ्रूट प्रिजर्वेशन करते हैं ना, तो फ्रूट प्रिजर्वेशन में ध्यान रखना फ्रूट और वेजिटेबल का वो जो बात करेंगे टेम्परेचर कितना रखा जाता है। तो वेजिटेबल में ध्यान रखना ये टेम्परेचर रहता है आपका 115 से 121 डिग्री सेल्सियस का
टेम्परेचर रखा जाता है। फ्लेम पिलिंग की जाती है। फ्लेम पिलिंग क्या होता है? छिलना होता है साथियों। पिलिंग का मतलब छिलना। तो फ्लेम पिलिंग यानी कि इस मेथड के द्वारा किसकी प्रक्रिया के द्वारा किसको छिला जाता है? तो ये रह जाएगा आपका प्याज। प्याज के साथ साथ आप ध्यान रखना लहसुन को भी ध्यान रखना। इन दोनों के अंतर्गत क्या है आपका? फ्लेम पिलिंग की जाती है। क्या की जाती है? फ्लेम पिलिंग की जाती है। और वहीं आपके लिए गाजर भी मस्ट है साथियों। गाजर के अंतर्गत आपका क्या है? ले पिलिंग करते हो साथियों। कौन सी करते हो आप? ले पिलिंग कहते हो। जिसे आपने देखा होगा ले पिलिंग यानी कि कास्टिक सोडे के द्वारा इसकी पिलिंग की जाती है। किसके द्वारा? कास्टिक सोडे द्वारा इसकी पिलिंग की जाती है। वहीं आलू में आपने देखा होगा भी आलू में क्या है? वाशो पिलिंग की जाती है। क्या की जाती है? वाशम पिलिंग। आलू का जो ऊपरी छिलका उतारा जाता है वो वाशम। अब वो आपने वो पानी पूरी कह लें, गोलगप्पे कह लें ना, देखा होगा आपने, वो क्या करते हैं? बहुत अधिक मात्रा में आलूओं को क्या है? पानी में उबालते हैं। उबालने के बाद वहां लाते हैं और फिर उसके ऊपर छिलका उतारते हैं और फिर वो मसाला तैयार करते हैं ना। तो वो उनको देखना वो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? वो आपका वाश ऑफ पिलिंग वाला मेथड यूज कर रहे हैं ना, उसके आलू के ऊपरी छिलके को उतारने के लिए। घर पे भी करते हो ना जब पराठा बनाते हैं अपन। तो निम्न में से कार्डियल बनाने का सबसे उपयुक्त फल है। कार्डियल का ध्यान रखना, इसमें शुगर का प्रयोग नहीं किया जाता और सबसे बेस्ट कार्डियल जो बनाया जाता है वो लेमन का बनाया जाता है साथियों। ठीक है, लेमन का ही क्यों? क्योंकि इसमें आप देखना, इसमें आप गुद्देनुमा जो संरचना होती है फल की वो भी नहीं रखती हो ना आप, ये देखना। उसके बाद बाजरे की कम अवधि तथा शीघ्र पकने वाली किस्म कौन सी है? तो बाजरे की कम अवधि तथा शीघ्र पकने वाली जो किस्म रहती है साथियों वो ध्यान रखना, वो कौन सी रहती है? HSB 67 रहती है। कौन सी रहती है? HSB 67 बाजरे की कम अवधि और शीघ्र पकने वाली किस्म रहती है। अब इसके अलावा अगर बात करें, मतलब इसका राइट आंसर बाजरे का तो हो गया ये। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपने मोठ की एक बहुत ही फेमस वैरायटी सुनी होगी। कौन सी? RMO 40। सुनिए साथियों, RMO 40। जो RMO 40 रहती है वो मोठ की क्या है? कम अवधि तथा शीघ्र पकने वाली किस्म रह जाती है। इसके अलावा बात करें, मोठ के अलावा आपने तिल की भी कुछ वैरायटियां सुनी होंगी। ठीक है, तो तिल की वैरायटियां RT के नाम से जाना जाता है ना। तो कौन सी है? RT 40 आपने सुनी होगी। RT 40 के अलावा बात करूं तो RT 127 आपने सुना होगा, पढ़ा होगा साथियों। तो ये जो दो फेमस वैरायटियां रह जाती हैं तिल की, RT राजस्थान तिल 40 और 127, ये भी क्या है? कम अवधि तथा शीघ्र पकने वाली किस्म। और एक बहुत ही फेमस आपका रह जाता है, लास्ट जो बात करूं, गवार। कौन सा? गवार। गवार की जो किस्म रह जाती है साथियों वो रह जाती है RGC 936। कौन सी रह जाएगी? RGC 936। पहली बात तो आपका ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, सीधा ही पूछा जाता है RGC 936 किस्म किसकी है? तो किसकी है? गवार की। और है कौन सी साथियों? तो कम अवधि तथा शीघ्र पकने वाली किस्म रह जाती है। अब आपको चारों का ध्यान रह जाएगा ना। बाजरे की तो HSB 67 है, मोठ की RMO 40 है, तिल की RT 40 है और गवार की RGC 936 रह जाती है। शीतकालीन फसलों के लिए इष्टतम यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रहता है? तो शीतकालीन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है वो रहता है आपका 25 से 30। अब ध्यान रखना, आपने एक नाम सुना होगा ग्रीष्मकालीन। कौन सा? ग्रीष्मकालीन। तो ग्रीष्मकालीन में बात करेंगे तो इसके 3 टेम्परेचर होते हैं साथियों। कौन से? एक तो आता है मिनिमम, ग्रीष्मकालीन के लिए टेम्परेचर क्या रखते हैं? एक हो गया आपका ऑप्टिमम और एक हो गया मैक्सिमम। क्या हो गया? मैक्सिमम। किसके? ग्रीष्मकाल के। तो अगर आपसे पूछ ले भी ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए मिनिमम टेम्परेचर कितना रखते हैं, तो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस प्रतिशत हो जाएगा आपका। ठीक है, डिग्री सेल्सियस सॉरी। तो आपका ग्रीष्मकालीन के लिए मिनिमम टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछ ले ग्रीष्मकालीन फसलों का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, तो 30 से 38 हो जाएगा। और अगर ग्रीष्मकालीन का मैक्सिमम टेम्परेचर पूछ ले तो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये इसमें ध्यान रखना है। और शीतकालीन फसलों का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 25 से 30। और अगर शीतकालीन फसलों का आपसे क्या पूछ ले? मैक्सिमम टेम्परेचर पूछ ले तो याद रखना है 30 से 38 वाला।
तो 30 से 38 वाला शीतकालीन फसलों का तो मैक्सिमम है और ग्रीष्मकालीन फसलों का ऑप्टिमम रह जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं निम्नलिखित में से अतिवृष्टि सहनशील फसल नहीं है। ध्यान रखना साथियों, नहीं है। पहली बात तो अतिवृष्टि क्या होती है? अतिवृष्टि यानी कि आपकी अत्यधिक वर्षा हो जाना, और इसके परिणाम क्या है? वर्षा अधिक हो जाएगी तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, ये पानी इकट्ठा होने के कारण फसलों का पीलापन होने लगता है। या बात करें आपने बहुत ज्यादा वो दलदली अवस्था बन जाती है, तो इसमें करना क्या चाहिए? जो अपन कहते हैं भी ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, जल निकासी अच्छी होनी चाहिए। तो वही बात करें भी अगर ऐसी कंडीशन है, उसमें कौन सी फसल है जो सहनशील नहीं है? तो इसमें कौन सी फसल सहनशील नहीं होती? इसमें लोबिया आपकी सहनशील नहीं होती। लगभग साथियों ध्यान रखना, दलहनी फसलें लगभग अपन बात करें तो वो इसी कंडीशन में आती हैं। जैसे कि लोबिया के अलावा अगर मैं बात करूं तो मूंग है आपका, ठीक है, कौन सी? मूंग हो जाती है। मूंग के अलावा अपन उड़द की बात कर लें साथियों, ठीक है। उड़द के अलावा अगर अपन बात करें, बाजरा की मैं बात करूं, बाजरा के अलावा अगर बात करूं, मक्का की बात करूं, तो ये सारी के सारी क्या है? ये अतिवृष्टि सहनशील फसलें नहीं है। तो सहनशील कौन सी है या बात करें तो वो कौन सी है? वो आपकी धान रह जाती है, गन्ना रह जाती है और जूट। ये क्या है? अतिवृष्टि सहनशील फसलें। इनको अत्यधिक वर्षा से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। प्रॉब्लम किन को होती है या क्षति किन में होती है या लॉस आपको नुकसान किस में हो जाएगा? वो लोबिया, मूंग, उड़द, बाजरा, मक्का में नुकसान हो जाएगा। तो ये आपकी सहनशील फसलें नहीं है। न्यूनतम तापमापी की कांच की नली में खालिस्तान भरा होता है। क्या भरा होता है साथियों? तो एक होता है आपका न्यूनतम तापमापी और एक आप देखोगे अधिकतम तापमापी। तो न्यूनतम में तो आपका क्या भरा होता है साथियों? अल्कोहल भरा होता है, ठीक है। न्यूनतम तापमापी आप देखोगे ना, उसकी जो कांच की नली होती है उसमें क्या है? अल्कोहल भरा होता है। और वहीं अपन अधिकतम में जाएं तो उसमें क्या है? पारा होता है, ठीक है। तो आपसे दोनों का पूछे तो ध्यान रखना, अधिकतम तापमापी में तो पारा होगा और न्यूनतम तापमापी में अल्कोहल भरा होता है। उसके बाद साथियों बात करते हैं, खालिस्तान हमेशा परिवर्तनशील है, जो वायुमंडलीय परिस्थिति के साथ बदलता रहता है। वायुमंडलीय परिस्थिति के साथ बदलता रहता है। तो यहां ध्यान रखना, ऑप्शन क्या है? मौसम, जलवायु, उपयुक्त, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एक बार इनको तो अपन काट ही देते हैं साथियों, बचे क्या? मौसम और जलवायु। तो ये क्या होता है? मौसम ही होता है जो हमेशा परिवर्तनशील है, क्योंकि जलवायु आपकी हमेशा परिवर्तनशील नहीं रहती। क्योंकि जलवायु क्या है? लंबे समय की मौसम अवधि को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। ये ध्यान रखना। तो मौसम आपका हमेशा परिवर्तनशील रहता है ना, तो मौसम के संदर्भ में ये बात आपको ध्यान में रखनी है साथियों। उसके बाद बात करते हैं, निम्न में से दिवस निष्प्रभावी यानी कि डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट पौधा नहीं है। डे न्यूट्रल प्लांट पौधा नहीं है। तो यहां बात करते हैं टमाटर, कपास और बकपीट, ये तो है ही साथियों। तो कौन सा नहीं है? चुकंदर। चुकंदर क्या रहता है आपका? एलडीपी रहता है, यानी कि लॉन्ग डे प्लांट रहता है। क्या रहता है? लॉन्ग डे प्लांट रहता है। और लॉन्ग डे प्लांट में अगर मैं बात करूं तो और कौन सा रह जाएगा? लॉन्ग डे प्लांट में चुकंदर के साथ ध्यान रखना, गेहूं आता है आपका, गेहूं हो जाएगा, जौ हो जाएगा, ये आपका इसमें रहता है। और एक और फेमस एग्जांपल रहता है साथियों, कौन सा? धान। कौन सा? धान। तो धान आपका क्या रहता है? धान आपका शोर डे प्लांट रहता है साथियों। क्या रहता है? शोर डे प्लांट रहता है। एक और मैं बात करूं, फेमस एग्जांपल आपका हो जाता है, सूरजमुखी का बहुत आता है। सूरजमुखी आपका किस में जाएगा? वो भी आपका डीएनपी में जाएगा। किस में जाएगा? डीएनपी में जाएगा। तो आई गया साथियों, निम्न में से लॉन्ग डे प्लांट है। तो लॉन्ग डे प्लांट अपन ने अभी बात की, कौन सा हो जाएगा? गेहूं आपका क्या है? लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है। और यहाँ धान आपका क्या है? ये आपका शॉर्ट डे प्लांट है। क्या है? शॉर्ट डे प्लांट। और वहीं बात करें, मटर की बात कर लें और सूरजमुखी की बात कर लें, तो ये दोनों क्या रह जाते हैं? ये डे न्यूट्रल प्लांट रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं साथियों? डे न्यूट्रल प्लांट रह जाते हैं। होते क्या है? लॉन्ग डे प्लांट यानी कि जिसको 12 से 14 से अधिक घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। शॉर्ट डे यानी कि जिसको 6 से 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। और डीएनपी जिन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता प्रकाश का, वो आपके डीएनपी होते हैं। तो ध्यान रखिए साथियों, जिनको अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है लगभग 12 से 14 घंटे की, वो लॉन्ग डे में आते हैं। और जिनको कम यानी कि 6 से 8 घंटे की, वो शॉर्ट डे में आते हैं आपके। उसके बाद चलते हैं, वायुमंडलीय दाब की प्रचलित इकाई क्या है? तो वायुमंडलीय दाब की अगर अपन प्रचलित इकाई की बात करें साथियों, तो मिलीबार रहती है। क्या रहती है?
मिलीबार रहती है। उसके बाद बात करें भारत में प्रथम परीक्षण प्रयोगशाला या उद्योगशाला कब व कहां स्थापित की गई, तो ये 1920 में मुंबई के अंतर्गत स्थापित की गई थी साथियों। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फल उत्पाद आदेश कब, यानी कि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है, तो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर कब आया था, 1955 में आता है। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर का मुख्य उद्देश्य क्या था, फलों की गुणवत्ता को नियंत्रित करना, इसके साथ साथ ही भी अधिक या उच्च गुणवत्ता वाले फलों का परीक्षण करना या उनको क्या करना, तैयार करना, उनका ध्यान रखना, ये फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर का कार्य था जो 1955 में लाया गया था। फल परीक्षण के जनक किसे कहा जाता है, फल परीक्षण के जनक, ध्यान रखना साथियों, फल परीक्षण का जो जनक कहलाता है वो विलियम इससे ध्यान रखना, फल परीक्षण यानी कि फ्रूट प्रिजर्वेशन कहते हैं अपन। फ्रूट प्रिजर्वेशन होता क्या है, ये एक अच्छा खासा टॉपिक रह जाता है, 2-3 बातें रहती हैं, यही अपन चर्चा कर लेते हैं। फ्रूट प्रिजर्वेशन यानी कि फ्रूट या वेजिटेबल को उनके अलग प्रोडक्ट में आपने बदलकर या उनको किसी भी प्रकार से क्या है संरक्षित कर लंबे समय तक बनाए रखना, ठीक है, वो फ्रूट प्रिजर्वेशन कहलाता है आपका। तो यही बात करते हैं भी, जो फ्रूट प्रिजर्वेशन है, तो फ्रूट प्रिजर्वेशन का जो फादर है, वो फ्रूट प्रिजर्वेशन के फादर के नाम से किसे जाना जाता है, निकोल्स अपर्ट को जाना जाता है। इन्हें फूड प्रिजर्वेशन का जनक कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और भारत में बात करें तो लगभग आपका 2% क्या है फूड प्रिजर्वेशन होता है, और इसके बिना जो खराब होने की संख्या रहती है वो 25 से 30% आपकी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। व्यवसायिक फल परीक्षण के जनक यानी कि कमर्शियल फूड प्रिजर्वेशन के जनक कौन है, तो कमर्शियल की जब बात आएगी साथियों तो ये ध्यान रखना, सीधा पूछ ले आपसे तो निकोल्स अपर्ट रहते हैं। जब कमर्शियल की बात आती है तो विलियम अंडरवुड रहते हैं साथियों। कौन रहते हैं, विलियम अंडरवुड रहते हैं। उसके बाद फल तरकारी परीक्षण एवं प्रौद्योगिकी यानी कि फूड प्रिजर्वेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये जो पुस्तक रहती है वो सदाशिवम नायर की रहती है। सदाशिवम नायर ने ये किताब लिखी है आपकी, बहुत अच्छी किताब है जिसमें बहुत विस्तृत चीजें आपको मिलती हैं पढ़ने को। उसके बाद बात करते हैं साथियों, भारत में कितने प्रतिशत फल व सब्जियां तुड़ाई के बाद बिना उपयोग के खराब हो जाती है, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन जिनका होता ही नहीं है या उसके बिना ही खराब हो रही हैं। तो अभी अपन ने डाटा पढ़ा था साथियों, कितनी रह जाती हैं, तो 25 से 30% आपका क्या है बिना उपयोग के क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। ये आपको डाटा इसके अंतर्गत ध्यान रखना है, 25 से 30% वाला। भारत में फल और सब्जियों के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग परिरक्षण में काम लिया जाता है, तो मात्र 2% भाग ये अपने परीक्षण में काम लेते हैं। और वहीं साथियों बात करें फॉरेन में बात करें तो ये डाटा आपका 70 से 80% तक जाता है, वो परिरक्षण के अंतर्गत बहुत अधिक चीजें। अब यहाँ बात करते हैं भी भारत में ऐसी कंडीशन क्यों, भारत में ऐसी कंडीशन का कारण है, एक तो समय पर इनकी उपलब्धता हो जाती है, भी समय पर इनको आप पहुंचा नहीं पाते हो। दूसरा परीक्षण करने के जो साधन रहते हैं वो क्या है, थोड़े महंगे हैं साथियों, ठीक है, मतलब इनमें अधिक कॉस्ट लगता है। और तीसरा अगर बात करें तो कौशलता यानी कि ज्ञान का भी क्या है अभाव है परीक्षण करने का, तो इसी कारण क्या है खराब भी हो रहे हैं और कम आपका उपयोग में ले लें। खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए कौन सा टैग, तो खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए कौन सा टैग आता है साथियों, एगमार्क टैग लगाया जाता है, आप ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद खाद्य सुरक्षा में मानक अधिनियम कब लागू हुआ था, ये 2006 में लागू होता है साथियों। उसके लास्ट में अपन बात करें तो टीएसएस किस यंत्र से ज्ञात करते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर से ज्ञात करते हैं। तो ये आपका सर बोरलॉग टेस्ट की सीरीज का जो 7वां टेस्ट रहता है उसकी आंसर की रहती है साथियों। तो अच्छे से आपने अध्ययन किया, आने वाले नेक्स्ट टेस्ट के अंतर्गत आप अधिक से अधिक मेहनत कीजिएगा, जिसके टॉपिक आपको पहले ही बता दिए जाते हैं साथियों। रिपीट कर रहा हूं, जो भी नया साथी जुड़ा है वो इसके इस टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहता है तो उसको करना क्या है, उसको मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है नाम के साथ, और उसको इस टेस्ट सीरीज में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये आपकी टेस्ट सीरीज रहती है साथियों। मिलते हैं नए टेस्ट सीरीज और नई आंसर की के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।